परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परसेंटेज होता क्या है और इसके बेसिक रूल्स क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परसेंटेज की, तो परसेंटेज में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10%, तो यहाँ पर सीधा सा फंडा ये होता है कि 10 के बटे में परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में क्या हो जाता है 100। तो यहाँ पर 10% मतलब कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 1/10। अब यहाँ पर अगर मैं वापस से अगर इसको 1/10 को परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो अगर वापस से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वापस से 10% बन जाएगा जो स्टार्टिंग में था। मतलब कहने का मतलब ये, जब भी आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 600%। अब यहाँ पर अगर वापस से इसको नंबर में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या होगा 600 और परसेंटेज तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, तो वापस से ये क्या हो गया 6 बन गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, और अगर परसेंटेज को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड में 100 करना पड़ेगा। और अगर जैसे मैं आपको जैसे बोल देता हूं यहाँ पर जैसे कि 200 में अगर 30% जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे 200 में अगर 30% जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 130। अरे अगर 30% हमें ज्यादा करना है या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि 200 गुणे में 30, और 30% कितना आएगा यहाँ से 2 0 से 2 0 मतलब 60, और 60 को क्या कर लो 200 में जोड़ लो, मतलब कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये होता है कि आप परसेंटेज में ही वैल्यू को जोड़ लो, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 200 मल्टीप्लाई 130 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, तो 1 2 0 से, तो यहां से भी कितना आएगा 260। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वृद्धि का बोले तो आप जब भी परसेंटेज में बात होती हो तो 100 में जोड़ लो। जब भी जैसे मान लो कमी की बात, डिसेंडिंग की बात करें या कमी की बात करें, जैसे मान लो ये बोलता है कि 200 का 30% कम करके कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि 70% मतलब 100 में से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 70। बस यहाँ पर इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, 7 2 14, मतलब कितना हो गया 140 रुपए। तो ये तो होते हैं परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज टॉपिक जो है ना आपके लाभ हानि हो गया या रेशियो हो गया या फिर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे ही टॉपिक में क्या है इंक्लूड होता है। मतलब आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप क्या बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 9 का कितने प्रतिशत 54 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी जिस भी संख्या के साथ क जुड़ा हुआ हो उसको आप हमेशा डिवाइड में लिखा करो। ये क्या होता है शॉर्ट तरीका होता है सवाल सोल्व करने का। मतलब क्या है 54 का कितने प्रतिशत 9, मतलब 9 के साथ क जुड़ा हुआ है ना, तो आपको 9 डिवाइड में करना और 54 ऊपर और परसेंटेज में चेंज करना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये सारी चीजें कि जब भी आपको किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। जैसे यहां से इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा 9 से 6 बार, मतलब कितना हो जाएगा 600%। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा ए वाला। एक तो ये तरीका हो गया। और अगर आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो इसको कैसे करेंगे, 9 का मतलब का के साथ क्या है मल्टीप्लाई होता है, कितने प्रतिशत 54 है, तो यहां पर मान लो x प्रतिशत क्या है 54 है और x परसेंटेज के साथ है तो परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 और बराबर में कितना है 54 है। बस इसको सोल्व कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा x बराबर 54, ये इधर आएगा डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 9 से 6 टाइम, तो x बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू 600%। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या का जो है वो 25% क्या है वो 36 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25% जो है वो 36 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करिए। जब भी परसेंटेज में आप कोई भी संख्या ज्ञात करो ना तो टोटल जो है वो 100% होती है। कोई भी संख्या जो है वो 100% होती है परसेंटेज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें पता है कि 25% की वैल्यू जो है 36 है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा
36 के डिवाइड में कितनी हो जाएगी 25, और निकालना कितना है 100%, तो मल्टीप्लाई क्या कर ले हम 100। बस यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो, तो क्या होगा 25 से एक बार, और ये क्या होगा 25 से 4 बार, तो 36 गुणे में 4 मतलब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना होगा 6 चौक 24, बचेंगे कितने 2, 4 और 3 12 और 2 14, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 144। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपए बचते हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका कुल आय ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपए शेष बचते हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है, मतलब सबसे पहले तो आपको पता है टोटल इनकम कितनी होगी 100%, मतलब ये क्या है टोटल इनकम है, ये हो गई टोटल इनकम, वो हो गई 100%। अब 100% में से खर्चा कितना करता है वो 69% जो है वो एक्सपेंसेस कर देता है। तो जब 100 में से अगर 69% एक्सपेंसेस कर देगा तो बच जाएंगे कितने उसके पास, यहाँ पर 31% क्या हो गई सेविंग हो गई, सेविंग, ये क्या हो गई सेविंग। और रुपए में कितनी है यहाँ पर 93 रुपए, या तो ऐसा बोल दो कि 93 रुपए की बचत करता है, या बोल दो कि 31% की बचत करता है। दोनों ही केसेस क्या है सेम है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 31% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गई 93 रुपीज के। तो सिंपल 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा 93 डिवाइड में कितना हो जाएगा 31, और ज्ञात क्या करना है टोटल इनकम, मतलब हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। अगर वो पूछता है कि खर्चे कितने हैं तो यहाँ पर खर्चे पूछेगा तो मल्टीप्लाई 69 कर लेंगे, लेकिन अभी क्या पूछा है टोटल इनकम, तो सोल्व कर लो। 31 से कितनी बार होगा 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई 100 में मतलब कितना हो जाएगा 300 रुपए, तो उसकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 300 रुपए। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% जो है बच्चों की शिक्षा पर, उसके बाद 10% क्या है यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर और 10% जो यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कर। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल जो इनकम होती है वो कितनी होती है 100%, परसेंटेज में बात कर रहा हूं मैं, कितनी होती है 100%। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 20% तो अपनी आय का वो काय पे खर्च करता है खाने पर, मतलब खाने पर जो खर्च करता है वो कितने करता है 20%। देन बच्चों की शिक्षा पर कितना करता है खर्चा, वो एजुकेशन पे कितना करता है वो 30%। देन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि यातायात ट्रेवलिंग पर कितना खर्चा करता है, तो 10% का। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो 20%, 30% और 10% इन सब का योग कर ले तो कितना हो जाएगा यहाँ से 60%। मतलब कहने का मतलब ये टोटल जो एक्सपेंसेस करता है वो कितने करता है 60%, और उसकी इनकम कितनी है 100%। मतलब अगर 100% में से 60% खर्चे कर देगा तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ से सिंपल 40% की क्या हो गई सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितनी हो गई 40% की, मतलब और रुपए में कितनी दी हुई है हमें, रुपए में जो दी हुई है वो है 7,000 रुपए की बचत करता है। या तो आप ऐसा बोल दो कि 7,000 रुपए की बचत करता है या टोटल इनकम का 40% बचाता है। दोनों ही केसेस क्या है यहाँ पर सेम है। बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल 40% की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7,000, तो 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ से क्या होगा 7,000 डिवाइड में 40, और ज्ञात क्या करना है टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम ज्ञात करना मतलब मल्टीप्लाई 100, अगर एक्सपेंसेस पूछता है टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे तो मल्टीप्लाई 60, लेकिन फिलहाल इनकम मतलब मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 4 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 25 बार, 25 गुणे में 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 175, और बचा क्या 2 0, मतलब कितना हो जाएगा 17,500 रुपए की उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी इनकम। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम टाइप का क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर तथा 18% खाने पर खर्च करता है
तथा माह के अंत में 1575 रुपए की बचत करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सेम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, टोटल जो इनकम है वो कितनी होती है परसेंटेज में 100%। ठीक है, ये तो हमें पता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी पता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है वो मनोरंजन पर 12% खर्च करता है, मतलब मनोरंजन पर कितना करता है ये 12%। देन उसके बाद क्या है कि कपड़ों पर जो है वो कितना खर्चा करता है 25% का 25%। उसके बाद यहाँ पर क्या है, खाने पर कितना खर्चा कर रहा है ये 18%। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल एक्सपेंसेस निकाल ले तो 5 और 2 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 1 और 2 4 और 1 5, मतलब कितने हो जाएंगे 55% का क्या कर रहा है वो एक्सपेंसेस कर रहा है। अब 100% की इनकम 55 का खर्चा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से 45% की क्या हो गई यहाँ से सेविंग हो गई है। ठीक है, और रुपए में हमें कितने बोला है 1575 रुपए। कहने का मतलब ये या तो आप बोल दो 1575 की बचत करता है या परसेंटेज में 45% की बचत करता है, दोनों ही केसेस में क्या है इक्वल, मतलब 45% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1575। देन यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू क्या होगी 1575 डिवाइड में क्या हो जाएगा 45 और गुणे में क्या 100%। बस इसको सोल्व कर लो। 5 से कितनी बार 9 बार, 5 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 25, फिर 9 से कैंसिल कर लो तो 9 3 27, 9 5 45, मतलब 35 गुणे में कितना हो गया 100। तो यहां से कितना हो जाएगा 3500 रुपए की क्या हो जाएगी उस व्यक्ति की इनकम हो जाएगी। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा फर्स्ट वाला, ए इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर, उसके बाद तथा शेष का, यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 20% घर के किराए पर, उसके बाद शेष का जो है वो 25% क्या है खाने पर, तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5400 रुपए की बचत करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले टाइप में हमने जो क्वेश्चंस करते उसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसमें क्या है शेष बोला है। जैसे मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर, उसके बाद क्या बोल दिया शेष का 25% खाने पर, उसके बाद शेष जो बचा उसका भी क्या है 10% शिक्षा पर खर्च करता था, माह के अंत में 5400 की बचत करता है तो कुल आय हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चंस को करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या होगी इनकम कितनी हो जाएगी टोटल 100%, हमें पता है कि टोटल इनकम क्या होती है 100%। अब यहाँ पर अगर इसको बेसिक तरीके से देखते हैं तो 100% का क्या होगा 20% जो है अपनी घर के किराए पर खर्चा कर देता है। तो अगर 100 का मैं 20% निकालता हूँ तो रेंट पर कितना खर्चा हो जाएगा, यहाँ पर 20% का हो जाएगा किराए पे। उसके बाद यहाँ पर 100 में से 20% जो किराए पे खर्चा कर दिया तो शेष कितना बच गया 80 बचा 80%। अरे अगर टोटल इनकम 100% की थी उसमें से 20% किराए पर खर्चा कर दिया तो शेष कितना बच गया 80%। अब क्या बोला है शेष का 25% खाने पर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 80 का 25% क्या है खाने पर खर्च कर रहा है। कहने का मतलब तो यही है, तो 25% ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा 25 से एक बार, 25 से 4 बार, मतलब 4 से 20 बार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि खाने पर कितना खर्चा हो गया है 20% का। ठीक है, अब मतलब 80 का 25% हमने ज्ञात किया तो यहाँ पर आया 20। अब टोटल 80 में से हमने 20 भी निकाल लिए तो शेष कितने बच गए, यहाँ पर 80 में से 20 माइनस कर लेंगे तो कितना शेष बच जाएगा 60। और इस शेष का जो है वो 10% काय पे खर्चा कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 60 का 10% कितना होगा 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया एजुकेशन, शिक्षा पर खर्चा कितना हो गया 6% का। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि टोटल इनकम जो थी वो 100%, उसमें से हमारे खर्चे कितने हो गए, रेंट पे 20%, खाने पर 20%, शिक्षा पर 6%, मतलब टोटल जो खर्चे हो गए वो कितने हो गए 46% हो चुके हैं। ये क्या है एक्सपेंसेस है। लेकिन हमारे पास इनकम कितनी थी 100%। अब अगर 100% में से अगर 46% एक्सपेंसेस होगा तो सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ से सेविंग जो हो जाएगी वो दोनों का डिफरेंस, मतलब 54% की क्या हो गई यहाँ पर सेविंग हो गई। और रुपए में कितनी दी हुई है हमें सेविंग जो है वो है 5400 रुपए जो है वो सेविंग है। या तो
54% की बचत बोलो या 5400 की बचत बोलो, बात एक ही है। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, 54% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5400 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400 डिवाइड में क्या हो जाएगा 54 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लो। तो 54 से 100 बार और 100 गुणे में 100 मतलब कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। ये तो हो गया एक बेसिक, मतलब सबसे पहले हमने 100 का 20% निकाला, फिर माइनस करा, फिर उसका उसमें से माइनस करा, फिर उसमें ये करा वो करा। तो ये जो है ना बहुत ही लेंदी मेथड है। अब मैं इसका आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बचत कितनी दी हुई है 5400, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। 5400 की क्या है सेविंग है। देन उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि अपनी आय का 20% घर के किराए पर, मतलब टोटल इनकम जो है वो 100, अगर 100 में से ही माइनस करना हमें परसेंटेज में जब भी वैल्यू दी हुई है तो हमें यहाँ पर उल्टा लिखना है। मतलब क्या होगा 100 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई शेष का 25% खाने पर, मतलब क्या होगा 100 और डिवाइड में 100 में से माइनस कर लो कितना हो जाएगा 75। उसके बाद शेष का 10% शिक्षा पर, तो ऊपर 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 90। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि हमने ये 5400 गुणे में 100/80 मल्टीप्लाई 100/75 मल्टीप्लाई 100/90 क्यों किया। तो इसका एक मैं रीजन बताता हूँ आपको कि मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कुल आय ज्ञात करना है। जैसे मैं अगर मान लेता हूँ कि उस व्यक्ति की कुल आय x है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुल आय का 20% जो है वो घर के किराए पर, मतलब 80/100 बच गया। उसके बाद क्या है शेष का 25% खाने पर, मतलब क्या हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई शेष का जो 10% शिक्षा पर, मतलब क्या हो जाएगा 90/100 और बराबर बचत क्या होती है 5400। अब यहाँ पर आप इसको अगर सोल्व करोगे तो x इधर आएगा, उसके बाद ये बराबर के उधर जाएंगे तो सब क्या होंगे उल्टे हो जाएंगे। मतलब 5400 गुणे में क्या होगा 100, फिर गुणे में 100, फिर गुणे में 100, ये सारे डिवाइड में है तो इधर आके क्या होंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद डिवाइड में क्या हो जाएंगे यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 90। तो हमने यहाँ पर भी तो यही किया है, हमने कौन सा कुछ डिफरेंस किया है, सेम प्रोसेस हो गई। मतलब आपको यहाँ पर ये एक लाइन भी बचानी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के एक लाइन में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको हम काटेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा ये 2 बार। उसके बाद यहाँ पर क्या है 9 3 27, 27 2 54, 54 से 54 कैंसिल, मतलब 100 गुणे में 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो यहां से भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सी वाला। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की तथा शेष का 30% जो फ्रेंच भाषा में तथा शेष जो है वो 6300 किताबें अन्य भाषा में हो, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इससे पहले हमने 2-3 तरीके से इस सवाल को सेम टाइप का सेम क्वेश्चंस तो इस तरीके से देख चुके हैं। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है ना इजी तरीके से मतलब फास्ट तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 6300 रुपये दिए हुए। उसके बाद हमें 20% की किताबें जो है हिंदी की, मतलब एक लाइब्रेरी में, तो हमें सीधा इसको एक ही लाइन में खत्म करो 100 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 80। उसके बाद देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड में से 100 में से 50 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 50 ही बचेंगे, तो डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में कितने हो जाएंगे 70। बस ये एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल कर लो, 1 2 3 0, तो 2 और 3 0, 5 से कैंसिल कर लो कितनी बार होगा 2 से ये 4 बार और 4 से कितनी बार होगा 25 बार। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 बार, मतलब 25 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 900। तो 25 में कितना होता है 225 और 00, मतलब कितना हो जाएगा 22,500। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। तो टाइप नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। मतलब हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक है तो पूछा क्या है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए
तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको विदाउट फॉर्मूले इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से आसानी से सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए की जो आय है वो क्या है बी से 10% अधिक है। कहने का मतलब ये है कि ए की जो आय है वो बी पे डिपेंड है, तो हम बी की आय यहाँ पर मान लेते हैं कितनी है 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 10% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 110। मतलब मानो ऐसी वस्तु जो इजी हो जाए, जैसे यहाँ पे हम 50 भी मान सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने 100 मान लिया, तो ए की कितनी हो जाएगी 110 क्योंकि अधिक है। उसके बाद पूछा क्या है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बी की 100 है और ए की 110 है, तो मतलब कम तो है, कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10 कम है। अब यहाँ पर जो है 10 कम है, लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है, तो जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या है 10 कम है, और जो भी नई वाली वैल्यू निकल के आती है, जैसे यहाँ पर नई वैल्यू क्या है 110, तो उसको आपको डिवाइड करना है और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले क्या था, ए की आय बी से 10% अधिक थी, तो बी की आय 100 मानी, ए को कितना कर दिया 110। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा, बी की आय ए से कितने कम है, तो 10 कम है, और जो नई वैल्यू आएगी ना, पहले हमने 100 माना था, अभी कितना 110, तो उसको डिवाइड में रखना है और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। भाई इसको सोल्व कर लो, तो 1 0 से 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/11। अब यहाँ पर जो 100/11 आया, अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो ये भी सही है, और अगर ऑप्शंस में अगर टुकड़ों में दिया हो, जैसे अभी यहाँ पर 100/11% आंसर में नहीं है, तो इसको और तोड़ लो, तो 11 से कितनी बार हो जाएगा 9 बार, बचेंगे कितने 99, बच जाएंगे 1, ऊपर कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 11, मतलब 9 सही 1/11%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें ज्ञात करना। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ क्या है कि ए की आय जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक है 25%, तो ए हो गया और ये बी हो गया। अगर बी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इजीली 125 हो जाएगा। देन पूछा क्या है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस देख लो, बी की आय वैसे भी कम है, ए से कितना कम है 25। बस अब हमें यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या होगा 25 डिवाइड में यहाँ पर जो नई वैल्यू है, पहले हमने 100 माना था, नई कितनी हो गई 125, जो नई वैल्यू आती है ना उसको हमेशा आप डिवाइड करो और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 से 5 बार, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 20%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इससे पहले वाले टाइप में जो हमने सारे क्वेश्चंस में वृद्धि थी, लेकिन इस बार क्या बोला है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो ये भी क्वेश्चंस हमें करने का, हमारा जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमें कि ए की जो आय है वो बी से क्या है 20% कम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ए की आय जो बी पे डिपेंड है, तो बी के हम 100 मान लेते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी 20% कम है, मतलब 80 हो जाएगी। अगर ज्यादा बोलता तो 120, कम बोलेगा तो 100 में से माइनस कर लो, ज्यादा बोलेगा तो 100 में जोड़ लो। देन उसके बाद क्या बोला है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो बी की आय क्या है, ज्यादा है, वो भी किससे, ए से, तो पूछा है कितनी ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। अब हमें यहाँ पर 20 लिख दिया। अब हमें अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में यही प्रॉब्लम होती है कि डिवाइड में 80 को रखें या 100 को रखें, ये क्वेश्चंस मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको डिवाइड में जो है ना नई वाली वैल्यू रखनी, मतलब पहले 100 था, अभी कितना हो गया 80, तो यही वैल्यू डिवाइड में रखना है और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस तो यहाँ से 20 से 4 बार और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें भी क्या है कि ए की आय जो है क्या है बी से जो है वो 40% कम है, मतलब बी अगर 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 60% हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 40% कम बोला है, तो आप 100 में से माइनस कर लो। देन पूछा क्या है बी
कि आय एज से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस चेक करते तो हमें पता चलता है कितना है, 40 है। बस अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज कर लेना है। तो 40 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, नई वाली वैल्यू क्या आई, 60 आई है, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या होगा, 20 से 2 बार, 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। उसके बाद यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना हो जाएगा, 200/3%। अगर आप इसको और तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, मतलब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 छंग 18, बच जाएंगे 2, फिर 3 छंग 18, मतलब 66 सही 2/3%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 66 सही 2/3%। नेक्स्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो यहाँ पर तो है, तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब सवाल में हमें क्या दिया हुआ कि किसी वस्तु के मूल्य में 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु पहले 15 रुपए में मिल रही थी अब वो 25 रुपए मिल रही है, लेकिन व्यक्ति जो है पहले भी 15 रुपए खर्च करता था और अभी भी कितने खर्च करेगा, 15 रुपए ही खर्च करेगा। लेकिन होगा क्या कि वस्तु कम मिलेगी। जैसे पहले अगर 15 रुपए में 1 किलो मिलती थी तो हो सकता है अब 600 ग्राम मिलने लग जाएगी, इस टाइप से। लेकिन खर्चा उसका सेम रहेगा चाहे वस्तु की कीमत कितनी भी बढ़ जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले जो थी उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 15 रुपए थी, देन बढ़कर कितनी हो गई, यहाँ पर 25 रुपए हो गई है। सिंपल सा फंडा, पहले 15 थी लेकिन बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 25। मतलब कहने का मतलब ये है कि नई वैल्यू कौन सी है, 25 है, क्योंकि पुरानी तो हमें पता है 15 थी, नई कितनी हो गई, 25। तो बड़ा कितना है, दोनों का डिफरेंस 10 बढ़ गया। लेकिन हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 10 और डिवाइड में जो नई वैल्यू क्या है, 25। मैंने आपको टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 5 दोनों में ही बताया है कि जब भी नई वाली वैल्यू आएगी ना उसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 25, और परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 से एक बार, 25 से क्या हो जाएगा, 4 बार, 10 गुणे में 4 मतलब कितना हो जाएगा, 40%। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। मतलब खर्च जो होगा वो हर कंडीशन में सेम होगा। तो सबसे पहले क्या है कि कोई वस्तु थी जिसका मूल्य क्या था, 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। देन हमें पूछा क्या है, तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितना कम करना पड़ेगा, पहले 20 था, देन अभी क्या हो गया, 30 हो गया। मतलब हमें 10 की कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी पड़ेगी। तो 10 की जो हमें करनी पड़ेगी वो किस पे, 30 पे, क्योंकि नई वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। तो डिवाइड में क्या करना आपको, 30, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 100। तो बस आप इसको सोल्व कर लो, 10 से 3 बार, और 100 और डिवाइड में कितना है, 3, तो 100/3%। या अगर आप इसको और तोड़ना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 तियानो बच जाएंगे 1, मतलब 33 सही 1/3%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 33 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी, तभी जाकर क्या होगा कि खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को देता है तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है तथा अंत में उसके पास कुल 90,000 रुपए शेष बचते हैं तो उसकी कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें सवाल में ये गिवन है कि एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 1/5 भाग किसको दे देता है, पत्नी को। मतलब 1/5 भाग जो है वो पत्नी को दे देता है। देन उसके बाद क्या है कि 2/7 भाग जो है बड़े बेटे को दे देता है, बड़े बेटे को कितना, 2/7 भाग। देन उसके बाद छोटे बेटे को कितना दे देता है, 1/4 भाग, 1/4। और उसके बाद अंत में कितने रुपए बचते हैं, 90,000 रुपए क्या है ये शेष है। मतलब ये क्या है, 90,000 रुपए शेष बच जाते हैं।
तो हमें बताना क्या है, टोटल जो उसकी संपत्ति है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये सारी कंडीशन हमें क्या है, सवाल में गिवन है। इस टाइप को सोल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, यहाँ पर 90,000 रुपये क्या बच रहे, शेष बच रहे। तो सबसे पहले आप लिख लो 90,000। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उल्टा लिख लो, मतलब यहाँ पर क्या है 1/5 है, पत्नी को देता है तो 5 ऊपर हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 1/5 को उल्टा कर लिया तो 5 हो गया और उसके बाद दोनों का डिफरेंस डिवाइड में, और सेकंड में क्या है 7/2 तो 7 ऊपर चल जाएगा और दोनों का डिफरेंस डिवाइड में, मतलब 7 में से 2 जाएंगे तो 5। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, 1/4 है तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड में दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3। बस यहां से आप इसको सोल्व कर लो और जो भी आएगा वही क्या होगी, टोटल संपत्ति हो जाएगी। तो इसको यहां से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, देन 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 3 9, मतलब यहां पर क्या हो गया 30,000 और गुणे में कितना है 7, तो 7 3 21,000। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, मतलब 21,000 नहीं 2,10,000। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला। मतलब हमने इस सवाल में किया कुछ भी नहीं। अगर आपको जैसे एक और तरीका बता देता हूं इसको सोल्व करने का, मतलब सबसे पहले क्या हमें 90,000 रुपये दिया हुआ है। देन उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर जो भी संख्या डिवाइड में, जैसे 5 हो गई, 7 हो गई, 4 हो गई, इन सबको मल्टीप्लाई में कर लो तो क्या होगा 5 7 और 4। देन उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है 2 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 में से 4 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। तो बस यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा, 2,10,000 ही आएगा। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग बड़े बेटे को दे देता है तथा शेष का 1/7 भाग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम शेष की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले क्वेश्चन में भी शेष की ही बात करी थी। उसके बाद क्या है देन शेष का 1/7 भाग अपने भाई को दे देता है तथा शेष का 2/7 भाग अपनी बहन को दे देता है। यदि अंत में उसके पास कुल 4,200 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या, एक व्यक्ति जो है 1/3 भाग किसको देता है, तो बड़े बेटे को देता है। कितना देता है, 1/3, मतलब 1/3। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर कि अपने भाई को कितना देता है, वो भाई को जो देता है वो देता है 1/7। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर सिस्टर, मतलब बहन को कितना देता है, वो 2/7 भाग। देन उसके बाद शेष कितना बच जाता है, 4,200, मतलब 4,200 रुपये क्या बचते हैं, शेष बच जाते हैं। तो हमें टोटल जो है वो इनकम यहाँ पर फाइंड करनी है। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस में क्या है, गिवन है, मतलब टोटल इनकम क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। सवाल जो करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 4,200 क्या है, शेष है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 है, 7 है और 7 है, सबको मल्टीप्लाई में ले आओ तो क्या होगा 3 गुणे में 7 गुणे में फिर 7। अब सबसे पहले 1 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने, डिवाइड में 2। देन यहाँ पर 1 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद 2 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, मल्टीप्लाई बाय 5। बस इसको सोल्व कर लो और जो भी होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो 6 से 42 कितनी बार होगा, 700 बार। देन उसके बाद क्या होगा, 2 से कैंसिल कर लो तो 2 से कितनी बार होगा, 3, उसके बाद 350 बार। 5 से कैंसिल कर लो तो कितना होगा, 70 बार। मतलब यहाँ पर क्या है 70 गुणे में 3 गुणे में 7 गुणे में 7, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 बार कर लो तो कितना होगा 3 4 3 और एक साथ 0 तो 0 और मल्टीप्लाई क्या है 3। भाई इसको सोल्व कर लो तो 0 सेम, 3 तिया 9, 4 और 3 12 की 2 बच जाएंगे कितने, 1, 3 तिया 9 और 1 10, मतलब कितना हो गया 10,290। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, 20 राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए जो है वो 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। मतलब किसी विद्यार्थी को जो है परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है तो कुल अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अधिकतम अंक होता क्या है। तो अधिकतम अंक वो होते हैं पूर्णांक, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए। सबसे पहले तो पास होने के लिए उसको चाहिए 40% अंक। देन उसके बाद क्या है, यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है, मतलब रिसीव कितने करता है वो 40 अंक,
उसके बाद क्या होता है कि फेल हो जाता है 40 अंक से। ये क्या हो गया, 40 अंक से फेल हो गया, मतलब 40 अंक कम पड़ रहे हैं। तो पूछा क्या है कि अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब टोटल अंक हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, टोटल अंक, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो पास होने के लिए 40% मिले हैं 40 और फेल हुआ 40 से, मतलब अगर 40 और मिल जाते तो 40 और 40 80 बन जाते, और जैसे ही 80 मार्क्स मिलते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। मतलब या तो ये बोल दो कि 80 नंबर मिलेंगे तो पास होगा, या ये बोल दो कि 40% अंक मिलेगा तो पास होगा, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 40 अंक के बराबर है। देन हमें यहाँ पर 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या होगा 80 डिवाइड में 40, और पूर्णांक मतलब 100%, तो बस 100 की वैल्यू निकाल लो। तो इसको सोल्व कर लो 40 से 2 बार, और 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, तो कितना हो जाएगा 200 अंक। तो पूर्णांक या अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे 200। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करना पड़ते हैं। यदि वह 210 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हम हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या, विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, यहाँ पर 80% अंक चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। देन मिले कितने उसको, जो रिसीव जो हुए वो कितने हुए, यहाँ पर 210 अंक प्राप्त हुए, लेकिन 60 अंकों से फिर भी फेल हो गया। वो फेल कितने अंकों से हुआ, 60 अंकों से, मतलब 60 अंक कम पड़ रहे थे, अगर वो मिल जाते तो पास हो जाता। तो बताना क्या है, टोटल पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। मतलब अगर देखा जाए तो 210 अंक मिले, 60 से फेल हुआ, मतलब अगर इन दोनों का योग करें, 50 से फेल हुआ है ना, अगर इन दोनों का योग करें तो कितना हो जाएगा 260, 210 प्लस 50 कितना हो जाएगा 260। तो या तो 260 अंक मिलते तो पास होता, या 80% अंक मिलेगा तो पास होगा। तो कहने का मतलब सेम, 80% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 260 है। देन 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा 260 डिवाइड में कितने हो जाएंगे 80, और ज्ञात क्या करना है पूर्णांक। तो अपने आप में पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पर 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है, तो बस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से क्या होगा 1 0 से 1 0, 4 से 2 बार, 4 से कितनी बार हो जाएगा 25 बार, फिर 2 से 13, मतलब 13 गुणे में 25, बस मल्टीप्लाई कर लो। 25 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 75, बच जाएंगे कितने 7, 25 से कम 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, मतलब 325। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर क्या है 9। टाइप नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 14 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। देन उसके बाद क्या है कि उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह उत्तीर्ण अंक से जो है 18 अंक अधिक लाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि फर्स्ट नंबर का जो छात्र है वो रिसीव कितने करता है 28% अंक, तथा वह क्या होता है 14 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब फेल कितने अंकों से होता है 14 अंकों से। देन उसके बाद क्या, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, मतलब सेकेंड नंबर का जो छात्र है वो रिसीव कितने करता है, यहाँ पर 32% अंक रिसीव करता है। उसके बाद क्या है कि जो उत्तीर्ण अंक से 18 अंक और ज्यादा लेके आता है, मतलब पहले वाला छात्र जो है वो 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन देन दूसरे छात्र क्या है कि 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक लेके आता है। तो कुल पूर्णांक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 28 में से अगर 32 को माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 4%। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 14 अंकों से फेल होता है और यहाँ पर 18 अंक अधिक आते हैं। जब भी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस हो तो आपको दोनों का ही क्या करना है, प्लस करना है, मतलब कम ज्यादा। ये वो वाला माइनस प्लस नहीं जो हम करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 32। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो। 1% की वैल्यू क्या होगी 32, डिवाइड में क्या होगा 4, और निकालना क्या है पूर्णांक, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको यहाँ से सोल्व कर लो। तो 4 से 8 बार, मतलब पूर्णांक कितना हो जाएगा 800 का। पूर्णांक कितना हो गया यहाँ से 800 का। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि
पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए, तो हम इससे ये भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पूर्णांक कितने का है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, हमें यहाँ पर पता है कि 800 का पूर्णांक है। देन उसके बाद क्या है कि 28% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो 800 का 28% निकाल लो सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 उठी 64, बच जाएंगे कितने 6, 8 2 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, मतलब कितना हो गया 224। अब 224 अंक तो उसने रिसीव करे थे, लेकिन यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि 14 अंकों से फेल हुआ था। तो अगर 14 अंक इसमें मैं अगर और ऐड कर दूँ तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, न्यूनतम अंक 238। तो पासिंग मार्क्स पूछता है तो भी आप याद कर सकते हो 238। आप चाहो तो इस वाली कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, सेकंड वाली व्यक्ति से भी निकाल सकते हो और फर्स्ट वाली से भी निकाल सकते हैं। जिसे अगर सेकंड वाली व्यक्ति से निकालेंगे तो क्या होगा, 800 का सबसे पहले हमें 32% निकालना पड़ेगा। कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 2 16, 8 3 24 और 1 25, मतलब 256। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 18 अंक ज्यादा लाता है जो पास हुआ है उससे, तो 18 माइनस कर लो तो क्या होगा, 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 और 238। तो यहाँ से भी कितना आएगा, पासिंग मार्क्स पूछता है इस क्वेश्चन में तो 238 और पूर्णांक पूछेगा तो 800, लेकिन फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 820 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। देन उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी क्या है कि 50% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सेम क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक विद्यार्थी है जिसको क्या है कि 25% अंक प्राप्त होते हैं, 25%। देन होता क्या है कि 30 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 30 अंकों से क्या हो गया, ये फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक अन्य विद्यार्थी था दूसरे नंबर वाला, तो उसको क्या हुआ कि 50% अंक मिले थे, लेकिन वो क्या हुआ कि उत्तीर्ण से भी 20 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया। तो करने का हमारा तरीका सेम, मतलब 25 में से अगर 50 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25%। उसके बाद इन दोनों का योग कर लो आप, तो कितना होगा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 50 नंबर के बराबर। बस तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो यहाँ से, कितना होगा 50 डिवाइड में 25, वो निकालना पूर्णांक है तो गुणे में 100, बस 25 से 2 बार 100 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से पूर्णांक कितने अंक का हो जाएगा 200 अंक का। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हो, तो अगर चाहो तो निकाल के देख सकते हो, पासिंग मार्क्स भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुए तथा वह 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। मतलब सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में जो थे 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जीतने वाले को 54% प्रतिशत मत प्राप्त हुए और वहां क्या हुआ 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, 54%, ये क्या है जीतने वाले को। अब टोटल जो है वो 100% वोटिंग हुई होगी, तो अगर जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 46%। दोनों का डिफरेंस कर लो, मतलब अगर 100 में से 54 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 46%, और ये क्या है हारने वाले को मिले, हारने। उसके बाद क्या बोला है कि तथा वह 640 मतों से जीत गया, ये जो है कितने वोटों से जीता है 640 मतों से जीत गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 46% वोट इसको भी मिले हैं और 54% वोट इसको भी मिले, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 640 मतों से क्या हुआ जीत गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 46% इसको भी मिले और 46 इसको भी मिले होंगे, लेकिन 46% से कितने ज्यादा मिले परसेंटेज में, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 54% माइनस 46%, मतलब 8% वोट ज्यादा मिले। या तो ऐसा बोल दो कि 8% वोटों से जीता या 640 मतों से जीता, बात एक ही है। तो अब हमें बताना क्या है यहाँ पर कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सीधा सा फंडा यहाँ पर ये कि 8% की जो वैल्यू है वो 640 वोट के बराबर है या मत के बराबर है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 640 डिवाइड में 8, और ज्ञात क्या करना है टोटल कुल चुनाव, मतलब चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो टोटल मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। पर इसको सोल्व कर लो, 8 से 64 कितनी बार 8 बार, मतलब 80 गुणे में 100 कितना हो जाएगा यहाँ से 8000। तो टोटल कितने वोट पड़े 8000 वोट।
अब यहाँ पर अगर ये पूछ लेता है, जैसे इसमें इसी टाइप में अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल वोट हमें पता है कि 8000 पड़े हैं और जीतने वाले को कितने मिले 54%, तो बस 8000 का 54% निकाल लो, तो इसको सोल्व कर लो, कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पर 80 गुणे में 54 मतलब क्या होगा 1 जीरो, 8 4 32, बच जाएंगे कितने 3, 8 पंचे 40 और 3 कितने हो जाएंगे 43। तो अगर ये पूछता है कि जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले तो 4320 और हारने वाले को कितने मिले, तो यहाँ पर टोटल 8000 वोटों में से दोनों का डिफरेंस निकाल लो या फिर 46% निकाल लो, दोनों ही तरीके से आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मत मिले तथा वह 900 मतों से जीत गए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सेम सवाल है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सारे ही टाइप के 2-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, परसेंटेज में 100%। देन उसके बाद क्या है कि जीतने वाले को 65% वोट मिले, मतलब जीतने वाले को 65% वोट मिले, ये क्या हो गया जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, दोनों का डिफरेंस कर लो, 100 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35%, ये क्या है हारने वाले को मिले। उसके बाद क्या बोला है कि 900 मतों से जीत गया, 63% मत मिले तथा वह कितने से जीता 900 मत से जीत गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस 65 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30%। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 900 मतों से जीत गया बोल दो या 30% से जीत गया, बात एक ही है, मतलब 30% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर हो गई। तो सिंपल 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से क्या होगा 900 डिवाइड में 30 और टोटल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 100, बस इसको सोल्व कर लो। तो क्या होगा 1 जीरो से 1 जीरो, 30 से 10 3 से कितनी बार हो जाएगा 10, 30 बार, मतलब कितना हो जाएगा 30 गुणे में 100, मतलब कितना हो जाएगा 3000। तो टोटल जो मतों की संख्या हो जाएगी वो क्या होगी 3000। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले क्या है कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है। मतलब कहने का मतलब जो है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या पे डिपेंड है, मतलब यहाँ पर क्या है फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, देन ये क्या हो गया थर्ड, मतलब जो है दो संख्याएं तीसरी संख्या से पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है 100 है। तो यहाँ पर क्या है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से 10% और 20% बड़ी है, मतलब यहाँ पर अगर परसेंटेज में जब भी वृद्धि की बात होगी या बड़ी की बात होगी तो क्या करेंगे हम 100 में जोड़ेंगे, मतलब कितनी हो जाएगी, ये 100 है तो ये पहली वाली कितनी हो जाएगी 110%, 110। उसके बाद क्या बोला था दूसरी कितनी है 20% बड़ी है, तो ये 100 में जोड़ लो कितना हो जाएगा 120। अगर यहाँ पर कमी की बात करता तो हम माइनस कर लेते। मैंने आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में भी ये बात बताई थी और अपन ने जब पार्ट फर्स्ट पढ़ा था तब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी परसेंटेज में वृद्धि होगी तो हम 100 में जोड़ेंगे और कमी होगी तो हम 100 में से घटाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, चाहे बड़ी बोले चाहे वृद्धि बोले, हमें करना क्या है 100 में जोड़ना जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी गई हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 20% बड़ी थी, हमने क्या करा तीसरी को 100 माना, तो पहली कितनी हो गई 10% ज्यादा है तो 110, दूसरी कितनी हो गई 120। अब देन यहाँ पर लास्ट लाइन क्या बोला है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था जिसके भी साथ क जुड़ा हुआ था उसको हम हमेशा हर में या डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, मतलब पहली कौन सी ये, इसके साथ क जुड़ा हुआ है तो क्या होगा 110, और किसके साथ तुलना कर रहे हैं दूसरी संख्या, मतलब ऊपर कौन सी हो जाएगी 120, और कितने प्रतिशत है और परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बोला क्या था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है, तो हमने यहाँ पर इसको जमा लिया। पहली संख्या 110 हो गई, दूसरी 120 हो गई और तीसरी 100 हो गई। उसके बाद क्या बोला कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, अब ये पहली संख्या के साथ का जुड़ा हुआ है इसलिए हमने पहली संख्या को क्या करा डिवाइड में बोला। अगर ये बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है तो हम दूसरी संख्या को डिवाइड में रखते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने क्या बोला पहली संख्या का, इसके साथ बोला तो हमने इसको ऐसे जमा लिया बस। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाय 100, बस इसको सोल्व कर लो। 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा, ये
1200 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 11। बस इसको यहाँ ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर इसको और आप तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, बच जाएंगे कितने 1, भाग नहीं जाएगी जिसकी कितनी हो जाएगी 0, फिर 11 9 99, बच जाएंगे कितने 1, मतलब 109 सही 1/11%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये होगा तो भी सही है और ये होगा तो भी सही है। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% छोटी है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। सेम टाइप का और सेम सवाल है, लेकिन इस बार हमें क्या है कमी दी गई है, मतलब छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या है 3 संख्याएं बना लेते, फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड, देन ये क्या हो गई थर्ड। अब क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% और 40% छोटी है, मतलब हम संख्या भी ऐसी मानो जिससे हमें क्या कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। जैसे हम यहाँ पर 50 भी मान सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हमने क्या माना 100। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30% कम है, मतलब 100 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। देन उसके बाद क्या है 40% छोटी है, 30% और 40%, तो 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब हमें आगे क्या है लास्ट लाइन में क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब दूसरी संख्या के साथ का जुड़ा हुआ है, मतलब डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर 60 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 70, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको सोल्व कर लो यहाँ से, तो 1 0 से 1 0, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 7 पंजे 35, मतलब 350 बटे कितना हो जाएगा 3%। ये भी सही है। या इसको और अगर तोड़ना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बच जाएंगे कितने 2, 3 छंग 18, मतलब 116 सही 2/3%। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा क्या होगा 116 सही 2/3% इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 15,625 है, यदि वह प्रतिवर्ष 4% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले क्या है कि एक शहर की जनसंख्या दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 15,625, और इसमें क्या हो रहा है कि 4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 2 वर्ष बाद जो है शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल सोल्व करने का मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, सीधा सा फंडा बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 15,625 क्या है जनसंख्या है। उसके बाद यदि वह प्रतिवर्ष 4% से बढ़ रही है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि परसेंटेज में वृद्धि, मतलब क्या होगा 100 में जोड़ो, मतलब कितना हो जाएगा 104, और डिवाइड में परसेंटेज हटेगा तो 100, और 2 साल तक जाना है तो एक बार और कर लो, कितना हो जाएगा 104 डिवाइड में 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता है 3 वर्ष बाद क्या होगा तो एक बार और 104/100 कर लेंगे। अगर बोलता है 4 वर्ष बाद क्या होगा तो एक बार और कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। इसी स्टेप को क्या कर लेंगे हमें 4 बार कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 2 वर्ष का बोला है तो बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा 25 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, इसको भी सोल्व कर लो। 25 से 6 बार, 25 छंग 150, बचेंगे कितने 62, फिर 25 2 50, बच जाएंगे कितने 12, मतलब 125, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, मतलब 625। उसके बाद फिर 25 से फिर कैंसिल कर लो, 25 से 4 बार, ये कितना हो जाएगा 25 25 625, मतलब 25 बार। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 104 125 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 104 गुणे में 104, इसका एक आसान सा फंडा ये होता है मल्टीप्लाई करने का कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है +4 है और +4 है, मतलब 100 से 4 4 ज्यादा है, तो सबसे पहले इनका योग कर लो, कितना हो जाएगा 108। उसके बाद 4 गुणे में 4, 4 चौक 16, ये मल्टीप्लाई हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में क्या है 4 गुणे में 4, इसको सोल्व कर लो तो क्या होगा 4 से काटेंगे तो क्या होगा 4 2 8, बचेंगे कितने 2, 4 7 28, भाग नहीं जाएगी जिसकी 0, 4 चौक 16, मतलब कितने बच गए 2704। फिर 4 से कैंसिल कर लो तो क्या होगा 4 छंग 24, बच जाएंगे 3, 4 7 28, बचेंगे कितने 2, 4 छंग 24, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 676 गुणे में क्या हो गया 25। बस यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 छंग कितना होगा 150, बचेंगे कितने 0, हासिल कितनी हो जाएगी 15। उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा 175, 175 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190, 0 बच जाएंगे कितने 19। उसके बाद 25 छंग 150, 150 में 19 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा 16,900, मतलब 2 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16,900। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है,
इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% से बढ़ा दी जाए तथा वह अपने खर्च को 10% से बढ़ा दे, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय को 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% से बढ़ा दी जाए तथा वह अपने खर्च को 10% से बढ़ा दे, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी इनकम कितनी होगी, परसेंटेज में इनकम 100%, 100 मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, तो वो क्या करता है कि अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। एक्सपेंसेस कितने कर देता है, मतलब 100 में से 75 खर्च कर देता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपए की इनकम 75 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से, इजी 25। अरे अगर 100 रुपए की इनकम है, 75 रुपए खर्च करता है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 25 रुपए। उसके बाद क्या है कि आगे क्या बोला, यदि उसकी आय 20% से बढ़ा दी जाए, मतलब पहले जो उसकी इनकम थी वो 100 थी, अब अगर मैं इसमें 20 की वृद्धि कर दूं तो कितनी हो जाएगी, 120। अरे अगर 100 में अगर मैं बोलता हूं कि 20% की वृद्धि कर दो तो कितना होगा, जोड़ के बोल दो 20%, तो 120। उसके बाद क्या हुआ है, तथा वह अपने खर्च को 10% से बढ़ा देता है। मतलब पहले जो उसके खर्चे थे वो 75, तो 75 में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा। अगर 7.5 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आएगा, 7.5। ठीक है, 7.5 में अगर मैं 75 जोड़ देता हूं तो कितने हो जाएंगे, 82.5। ओरली कर सकते हो ये, तो इसमें तो कोई ज्यादा आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। अरे अगर 75 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, 7.5, और उसमें 75 में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 7.5। 7.5 को अगर 75 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5। अब उसके बाद यहाँ पर इनकम 120, खर्चे जो है वो 82.5, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 37.5। अरे 120 में से अगर 82.5 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 37.5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में क्या बोला है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले उसकी बचत थी 25, लेकिन जैसे ही हमने इनकम 20% से बढ़ाई और खर्चे 10% से बढ़ाई, तो उसकी बचत कितनी हो गई, नई 37.5। तो कितने की वृद्धि हुई है ये देख लो। अगर मैं 37.5 में से 25 घटाता हूं तो कितना आएगा, 12.5, यही आएगा 12.5। मतलब बचत कितनी हो गई, 12.5 की। लेकिन हमें क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है कि कितने की वृद्धि हुई है। तो यहां पर जो हुई है 12.5 की जो हुई है वृद्धि हुई है, 12.5, और किस पे, 25 रुपए पे। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 25। और मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी किसी को भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पॉइंट हटाओ तो डिवाइड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। पर इसको सोल्व कर लो तो 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार हो जाएगा ये, 10 बार। 1 0 से 1 0, 5 गुणे में 10, मतलब कितना हो जाएगा, 50%। तो जो बचत में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 50%। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर इसको आपको शॉर्ट तरीके से करना हो, ये भी वैसे एक तरीके से बेसिक मतलब शॉर्ट तरीका ही, अगर आप, वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, अदरवाइज अगर आप खुद से करोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें भी ये भी एक तरीके से शॉर्ट ही, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो कुल जो इनकम थी, मतलब पहले वो कितनी थी, 100, और 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई थी, 100 मल्टीप्लाई 20, ये कर लो। उसके बाद माइनस, उसके बाद खर्चे कितने बढ़ गए थे, 10% से। यहाँ पर खर्चे कितने थे, 75, तो यहाँ पर क्या करना है, 75 गुणे में 10, और सेविंग कितने की हो जाती है, 25 की। तो बस यहाँ पर डिवाइड में 25 कर दो। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा, 2000, माइनस कितना हो जाएगा, 750, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 25। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2000 में से 750 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1250, और डिवाइड में कितना है, 25। भाई इसको सोल्व कर लो तो 25 से
5 बार और एक जीरो बच जाएगा, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 50% की। तो यहाँ से भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप किसी भी तरीके से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक व्यक्ति, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 15% से बढ़ा दिया जाए तो वह अपने खर्च को क्या करता है, 5% से बढ़ा देता है। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सेम, मतलब इनकम कितनी होगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी, तो खर्च कितना कर रहा हो 60, तो एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 100 का 60, 100 रुपये कमा रहा है और 60 रुपये खर्च करता है, तो यहाँ से सिंपल सेविंग निकल के आ जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 में से 60 को माइनस कर लो, 40 रुपये। देन उसके बाद क्या हुआ है कि यदि उसकी आय में 15% की मैं वृद्धि कर दूं, मतलब 100 में अगर मैं 15% की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगा 115। देन यहाँ पर क्या होगा, तो वह अपने खर्चों को 5% से बढ़ा देता है, मतलब पहले 60 खर्च करता था तो इसमें 5 की वृद्धि कर लो। अगर मैं 10% निकालता हूँ 60 का तो कितना आएगा 6, तो 5% कितना होगा 3, तो 60 में अगर मैं 3 जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब ये क्या हो गया 63। अब यहाँ पर इनकम है 115, खर्चे हैं 63, तो इन दोनों का डिफरेंस सेविंग हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, उसके बाद 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5। मतलब देखा जाए तो पहले सेविंग थी 40, देन अब कितनी हो गई 52, मतलब वृद्धि हुई है, और वो कितने की हुई है, दोनों का डिफरेंस 12। ठीक है, 12 की यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिंपली कर सकते हैं, क्या होगा 12 और किस पे 40 पे, तो क्या होगा 12 डिवाइड में 40, और परसेंटेज में चेंज करता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 0 से 1 0, 4 से 3 बार, 3 गुणे में 10, मतलब कितना हो जाएगा 30% की क्या हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसको सुधार लो है ना, यहाँ पर 30 कर लो, ए वाला, ए इज राइट आंसर। इसी क्वेश्चंस को अगर हम हमारी ट्रिक से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 100, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि 15% की क्या हो जाती, बढ़ा दी जाए इनकम, तो मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस यहाँ पर खर्चे में क्या हुआ था 60, और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और इन दोनों की सेविंग कितनी आ रही है 40, तो डिवाइड में 40। बस इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो भी 30% आया। क्या होगा 15 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1500, माइनस 6 पंजे 30, मतलब कितना हो जाएगा 300, और डिवाइड में 40। बस 1500 में से 300 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 1200 डिवाइड में 40, तो 40 से 30 बार, मतलब कितना हो जाएगा 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 14 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है कि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में क्या है फेल है, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल हम किस तरीके से करेंगे, वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है कि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, मतलब हिंदी में कितने परसेंट फेल होते हैं यहाँ पर 35%। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश में कितने फेल होते हैं, तो इंग्लिश में जो होते हैं यहाँ पर 45% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। देन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 20% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय, मतलब अगर मैं बात करूँ हिंदी प्लस इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, कंबाइंड जो है वो 20%। तो हमें यहाँ पर बताना है कि पास होने वाले, दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का परसेंट बताना, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना। तो सबसे पहले इस टाइप के सोल्व करने का एक जो तरीका होता है वो वेन डायग्राम था। सबसे पहले आप 2 सर्कल बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं हिंदी और इसको मान लेते हैं हम इंग्लिश, ठीक है। देन यहाँ पर हमें पता है कि 35% हिंदी में, इंग्लिश में 45%, और दोनों में जो है क्या है 20%। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो पूरा जो सर्कल है वो क्या है हिंदी का है और ये क्या है इंग्लिश का, तो इन दोनों का कंबाइंड कितना है, बीच में कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 20%, बीच में हो गया। अब 20% में यहाँ पर ये हिंदी का है, तो 20 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। और अगर मैं यहाँ पर इस गोले को अगर वापस से ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा 20 + 15 35% हिंदी में फेल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर 45 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 25%।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइंड यहाँ पर बीच में लिख दिया हमने, और उसके बाद क्या करना है कि 35 में से 20 को माइनस कर लिया 15, उसके बाद 45 में से 20 को माइनस कर लिया कितना आ गया 25। मतलब यहाँ पर अब मैं देखूँ तो टोटल फेल परसेंट कितना मिल जाएगा मुझे, टोटल हिंदी प्लस इंग्लिश का 15 और 20 कितने हो जाए, 15 और 25 40 और 20 60%, मतलब 60% टोटल फेल हुए। तो अगर 100% की वैल्यू में से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 60% फेल हुए, तो यहां से आप सिंपल बता सकते हो कि पास होने वाले का परसेंट कितना होगा, फिर जो बच्चे कुछ है मतलब 40% क्या हुए होंगे, दोनों विषय में पास हुए होंगे। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 80% अंग्रेजी में पास है तथा 85% जो है वो गणित में पास है तथा 75% दोनों विषय में पास है तथा दोनों विषय में फेल होने वाले, ये क्या है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले गिवन क्या है यहाँ पर कि इंग्लिश में 80% क्या है, पास है। मतलब इंग्लिश की बात करूं मैं यहाँ पर तो क्या है कि 80% विद्यार्थी क्या है, पास है, ये होगा पास। देन यहाँ पर क्या है कि 85% जो है वो मैथ में क्या है, पास है, 85%, ये भी क्या है, पास का रेशो दिया हुआ है। देन उसके बाद क्या है कि दोनों विषय में पास है 75%, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ में क्या है 75% क्या है, पास है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टाइप के आप जब भी सवाल सोल्व करो तो यहाँ पर सब जगह पास पास दिया हो तभी हम फेल का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी जगह पास दिया हो नीचे फेल दिया तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आप सब जब भी सवाल को सोल्व करो तो चेक कर लेना कि तीनों जगह ही पास का होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा ट्रिक काम में आएगी वेन डायग्राम वाली। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सेम सबसे पहले 2 वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। एक हो गया, अब ये टेढ़े मेढ़े बन रहे तो कि चलो ठीक है ये। अब ये क्या है, इंग्लिश का है, देन ये क्या है, मैथ का है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो बीच में जो वैल्यू रखनी है ना वो कंबाइंड, मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदी प्लस नहीं इंग्लिश प्लस मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 75। तो यहाँ पर बीच में रख दो 75% की वैल्यू। अब ये देखा जाए तो टोटल गोला जो है वो इंग्लिश का, इसमें से 75% ये है, तो बच्चे कितने, 5%, दोनों का डिफरेंस। अरे अगर आप देखोगे तो 75 और 5 80% पास है, तो यहाँ पर भी तो 80 है। उसके बाद ये गोला का है मैथ का है, तो 75 में से 85 माइनस कर लो तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10%। बस अब इन सब का योग कर लो, 75 5 80 10 90, मतलब पास का परसेंटेज अगर देखा जाए तो कितना है, 90% पास हुए। अरे 100% में से अगर 90% पास हुए तो फेल वालों का परसेंट आसानी से बता सकते हो आप कितना होगा, 10%। अब हमसे पूछता है कि फेल वालों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। लेकिन हमें यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है कि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 40 है। या तो ऐसा बोल दो कि 10% फेल हुए हैं या बोल दो कि 40 स्टूडेंट फेल हुए, बात जो है वो सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10% बराबर है 40 विद्यार्थियों के। तो हमें क्या क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें ज्ञात करना है, मतलब 100% की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसी कर सकते हैं, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 और डिवाइड में 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो पूछता है पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, तो फिर 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी टोटल स्टूडेंट का पूछा है तो 1 0 से 1 0, 4 गुणे में 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 400। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत से स्टूडेंट जो है फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको विदाउट फॉर्मूले ही इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। मतलब सबसे पहले क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपए था, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हो गई, उसके बाद क्या हुआ, 20% की क्या हो गई, ये वृद्धि है ना, प्लस कर लो, और 20% की कमी हो गई। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आप सोल्व करो तो सबसे पहले वस्तु की कीमत हमने मानी 100
उसमें क्या हुआ, परसेंटेज में 10% की वृद्धि हो गई। मैं आपको पहले भी लाभ हानि में भी बता चुका हूँ, परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट में भी बता चुका हूँ कि जब भी परसेंटेज में वृद्धि या बड़ी मतलब बड़ी संख्या हो या कुछ भी हो तो हमें क्या करना, 100 में जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 110। अरे 10 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। उसके बाद परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। देन क्या है 20% की कमी है। कमी है मतलब क्या होगा, माइनस कर लो 100 में से तो कितना हो जाएगा 80/100। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लो तो 100 से 100 कैंसल, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। मतलब पहले वस्तु हमने मानी थी 100 की थी और हमने 10% की वृद्धि और 20% की कमी करी तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 88। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ से क्या होगा, बी वाला इज राइट आंसर। मतलब 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर यही आंसर प्लस में आता या 100 से बड़ा, जैसे मान लो अगर हम इसको सोल्व करते और हमारा आंसर 112 आ जाता तो क्या होता, फिर 12% की वृद्धि हो जाती। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि 12% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्या होता है, क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है कि आयत बनाने लग गए ये वो वगैरह वगैरह। हमें क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना कि सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि 100 था, उसके बाद क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया 120/100। देन यहाँ पर भी क्या है 25% की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 125/100। बस एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 कैंसल, उसके बाद 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 30 बार, मतलब 30 गुणे में 5, मतलब कितना हो गया 150। पहले था 100 अब हो गया 150, मतलब 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं